छोटा राजन की जानिब से दाऊद इब्राहिम का दिफा करना और शिव सेना के बाल ठाकरे को चैलेंज करना दाऊद इब्राहिम को बहुत अच्छा लगा। दाऊद इब्राहिम रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री और होटल की सनत में बहुत कुछ कमा चुका था। उसे मालूम था कि हिंदुस्तान के दरवाजे उस पर अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज वो सोफे पर बैठा एक बहुत अहम फैसला करने के बारे में सोच रहा था। उसे अंदाजा था कि उसका बिजनेस सही अंदाज में चलाने की सलाहियत छोटा राजन में है, लेकिन अगर वो तमाम तर जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द कर देता तो शकील, सूतिया और दीगर अहम साथी न सिर्फ नाराज हो जाते बल्कि डर था कि गैंग में बगावत हो जाती। ये लोग छोटा राजन के मातहत काम करने को हरगिज तैयार न थे। मुख्तलिफ अकसाम के हल सोच सोच कर आखिरकार दाऊद इब्राहिम आजिज आ गया, लेकिन किसी न किसी फैसले पर पहुंचना दाऊद इब्राहिम के लिए जरूरी था और उसे इस सिलसिले में जल्द ही कोई फैसला भी करना था, क्योंकि मामलात हाथ से निकलते जा रहे थे। दाऊद इब्राहिम अभी नहीं तो कभी नहीं की सूरत हाल से दो चार था। गो उसका जहन किसी हल से खाली था, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने ये फैसला कर लिया था कि आज ये मसला हल करके ही उठना है। दाऊद इब्राहिम सिगार पर सिगार पीता गया और पूरा कमरा धुएं के बादलों से अट गया। गहरी सोच में गर्क दाऊद इब्राहिम को बिलाखिर एक हल सूझ गया। दाऊद इब्राहिम ने तय कर लिया कि वो बालादस्ती के लिए रोज रोज के इन झगड़ों से नहीं निमट सकता, इसलिए वो सबको मीटिंग में बुलाएगा। उसने ठान ली कि इन सबको बुलाकर साफ साफ कह देगा कि वो किसी के हक में भी वन मैन शो का कायल नहीं है। बिलाखिर मीटिंग बुलवाई गई और दाऊद इब्राहिम ने इस बात का यकीन कर लिया कि तमाम अहम अफराद मीटिंग में मौजूद हैं। ये मीटिंग दुबई के व्हाइट हाउस में बुलवाई गई थी। दाऊद इब्राहिम ने इंतहाई संजीदा लहजे में उनसे कहा, मैं तुम्हारी आपस की रोज रोज की लड़ाइयों से आजिज आ चुका हूँ। तुम्हारे इन झगड़ों से बिलाखिर पूरा गैंग कमजोर पड़ जाएगा। ये सब बंद करो, अपनी ताकत को एक जगह जमा करो और उसे अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करो। एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश न करो। दाऊद इब्राहिम ने इस मीटिंग में इंतहाई संजीदा और सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए मीटिंग के तमाम शुरका पर वाज़े कर दिया था कि वो गैंग के अंदर किसी की लापरवाही और झगड़े को हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने इस गैंग बनाने और इसे दुनिया में फैलाने में अपना घर बार, वतन और यहाँ तक के बड़े भाई को भी कुर्बान कर दिया था। उसने सब पर यह बात वाज़े कर दी कि गैंग की सालमियत पर वो किसी को भी तरजीह देने को तैयार नहीं और गैंग में सिर्फ एक ही बॉस है, यानी दाऊद इब्राहिम। उसके अलावा किसी को बॉस समझना सरासर गलती होगी और गलती का खमियाजा भुगतना होगा। मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। पूरे कमरे में मुकम्मल सुकूत तारी था। सब लोग इस इंतजार में थे कि दाऊद इब्राहिम आगे कुछ बोले। सबको अंदाजा था कि दाऊद इब्राहिम अपनी बातों में वजन पैदा करने के लिए कोई कहानी वगैरह सुनाएगा, कोई मिसाल देगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। कुछ देर खामोश रहने के बाद दाऊद इब्राहिम ने गरजते हुए कहा, मेरी तरफ से तुम सबको वार्निंग है कि अपने आपस के इख्तलाफात को भुलाकर बिजनेस की तरफ ध्यान दो। आपस में झगड़ा धंधे की मौत है। मुझे बिजनेस अपने भाई से भी ज्यादा अजीज है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाओ। उसके बाद एक मर्तबा फिर माहौल पर सुकूत तारी हो गया। कमरे में किसी ने चाहा कि दाऊद इब्राहिम से कह दे कि तमाम झगड़ों और फसादात की जड़ छोटा राजन है, लेकिन बराह रास्त ये कहने की बजाय उसने कहा कि दाऊद इब्राहिम इस बात को यकीनी बनाए कि राजन सबके साथ इंसाफ और रवादारी का मामला करे। इस पर दाऊद इब्राहिम ने कहा कि छोटा राजन यानी कि नाना मेरे बुरे वक्तों का दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता। बहरहाल आज से मैं देखूंगा कि गैंग में कोई किसी के साथ ज्यादती न करे। गैंग में सब बराबर हैं, सब लोग मुझे रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। तुम सब मेरे लिए बराबर हो, कोई भी मुझे कम या ज्यादा अजीज नहीं है। ये मीटिंग मुख्तसर थी। दाऊद इब्राहिम का ख्याल था कि इस मीटिंग के जरिए उसने गैंग में महसूस होने वाले खतरे को टाल दिया है। अब उसके साथियों को चाहिए था कि एक दूसरे के लिए अपने दिलों को साफ करें और मिलकर काम करें। लेकिन जहां दाऊद इब्राहिम ने आकिबत अंदेशी का सबूत न दिया बल्कि आने वाले खतरे से सरफे नजर भी किया। राजन दाऊद इब्राहिम की जानिब से उसकी तरफदारी पर काफी खुश था, लेकिन सूतिया और शकील को ये बात अच्छी न लगी। उनके मुताबिक इसका मतलब ये था कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। बम्बई में लिसानी फसादात फूटने से लेकर बम्बई धमाकों के दरमियान के अरसे में कई मीटिंग्स हुई थी। इन तमाम मीटिंग्स का एहतमाम छोटा शकील किया करता था। गैंग में मौजूद हर फर्द को इस बात का अंदाजा था कि छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लिए बहुत अहम है और दाऊद इब्राहिम उस पर बहुत भरोसा और इन्हिसार करता है। इसके बावजूद छोटा शकील राजन को इन मीटिंग्स से दूर रखता। जब लोग
पूछते कि राजन क्यों नहीं आया तो छोटा शकील कह देता कि वो हिंदू है, उसे इन मामलात से कुछ लेना देना नहीं और ना ही वो इन मामलात में दिलचस्पी रखता है। राजन के इल्म में जब ये बातें आईं तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कई मर्तबा दाऊद इब्राहिम से उसका जिक्र करना चाहा, लेकिन इस दौरान दाऊद इब्राहिम आलमी सतह पर खुद को डॉन बनवाने में मसरूफ था और वो गैंग के छोटे मोटे झगड़ों में वक्त जाया करना नहीं चाहता था, लिहाजा वो खामोश रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राजन और शकील का तनाजा सबकी जबान यहाँ तक के आम लोगों की जबानों पर भी आने लगा। अब डी कंपनी में शकील ग्रुप और राजन ग्रुप बन गए थे और 1993-94 तक ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने सीना ताने खड़े थे। राजन ने गैंग के कामकाज छोड़कर खुद को घर तक महदूद कर लिया था। राजन अब वापस भारत जाने की सोच रहा था, लेकिन उसके पास उसका पासपोर्ट नहीं था। उसका पासपोर्ट कफील के पास था। दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के लड़के इंतहाई उजलत में दुबई आकर आबाद हुए थे और इस सिलसिले में इंतहाई बाअसर शेखों ने उन्हें मदद फराहम की थी। इन शेखों ने किसी भी किस्म की गड़बड़ के पेश नजर दाऊद इब्राहिम के तमाम लड़कों के पासपोर्ट अपनी तहवील में रख लिए थे और दाऊद इब्राहिम के लिए भी इसी में फायदा था। दाऊद इब्राहिम ने शेख दाऊद हसन और दाऊद खान के नाम से यूएई की शहरियत हासिल कर रखी थी। राजन ने गैंग को तरक्की देने में दिन रात मेहनत की थी और अब भी उस गैंग के लिए काम करना चाहता था, लेकिन उसे छोटा शकील और सूतिया के रवैयों से बहुत दुख हुआ था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके हर काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और उसके लिए गैंग में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। हालात इस मोड़ पर आ चुके थे कि अगर राजन के हाथ में होता तो उसी लम्हे सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से रवाना हो जाता, लेकिन पासपोर्ट न होने की वजह से ऐसे मौके पर राजन खुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह दुबई से निकले। उसे इस बात का अंदाजा भी था कि दुबई में ज्यादा देर ठहरना उसके लिए खतरे से खाली नहीं और उसे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। इसी दौरान एक मर्तबा फिर दाऊद इब्राहिम ने गैंग में पार्टीबाजी का सख्ती से नोटिस ले लिया और सबको मीटिंग के लिए बुला लिया। दाऊद इब्राहिम की हिदायत थी कि मीटिंग में सबका हाजिर होना जरूरी है। भाई की हुक्म उदूली कौन कर सकता था और वो भी किसी माकूल उज़्र के बगैर। एक अनजाना सा एहसास राजन को मीटिंग में जाने से रोक रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी उसे जाना था। बड़ी मुश्किल से उसने कंघी की और गाड़ी की चाबी उठाई और जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगा फोन की घंटी बजने लगी और फिर वो अंदर आ गया। ये फोन कॉल सुनते ही राजन के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया थे। फोन राजन के एक साथी की तरफ से था जो पहले ही मीटिंग के मकाम पर मौजूद था। उसने राजन से कहा, नाना वो लोग तुमको टपकाने का मंसूबा बना रहे हैं। ये बात सुनते ही राजन पर खौफ सतारी हो गया। ये एक ऐसा एहसास था जो सैकड़ों कत्ल के मंसूबे बनाते वक्त कभी उसे न हुआ था, लेकिन आज जब कोई खुद उसको कत्ल करने का मंसूबा बना रहा था तो उसकी हालत गैर हो गई थी। उसने फोन रखा, गाड़ी बाहर निकाली और आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करने लगा। वो सोचने लगा कि पार्टी में जाऊं या दाऊद इब्राहिम भाई को कहीं अलहदगी में शकील की गद्दारी से आगाह करूं। फिर वो सोचने लगा कि दाऊद इब्राहिम उसकी बात पर यकीन भी करेगा या नहीं। अगर दाऊद इब्राहिम ने उसके इस खौफ को वहम कहकर नजरअंदाज कर दिया तो। राजन का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसकी गाड़ी की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन उसके जहन की सड़क पर ख्यालात तेजी से रवां दवां थे। पार्टी का मकाम उसके घर से आधे घंटे के फासले पर था, लेकिन वो गाड़ी इधर उधर घुमा रहा था। 1.5 घंटे के बाद भी वो पार्टी के मकाम के करीब न पहुंचा। गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई और शाम से रात। अचानक ही राजन को अंदाजा हुआ कि उसे गाड़ी चलाते चलाते 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब उसे कोई ना कोई फैसला करना था। उसने अगले ही लम्हे पूरी कुव्वत से गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। शायद वो कोई फैसला कर चुका था। उसने गाड़ी दुबई में इंडियन एम्बेसी की जानिब घुमा दी। उस वक्त तक इंडियन एम्बेसी यूएई में धोखे से लाए गए भारतीय अफराद और पासपोर्ट जैसे मुकदमात निपटाया करती थी। छोटा राजन के वहां जाने से इस एम्बेसी की तारीख में भी एक नया बाब रकम होना था। भारतीय सिफारत खाने में छोटा राजन को एक साउंड प्रूफ कमरे में बिठा दिया गया था, जहां से वो बाहर किसी को न देख सकता था, लेकिन उसे बाहर से देखा और सुना जा सकता था। शीशे के उस पार खामोशी से बैठा इंडियन रॉ का ऑफिसर कमरे में बैठे राजन के चेहरे के तासुरात का बगौर जायजा ले रहा था। रॉ ऑफिसर अपने पूरे तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए शीशे के पार बैठे राजन के चेहरे की मदद से उसके जहन में उतरने की कोशिश कर रहा था। राजन का जायजा लेना इस ऑफिसर के लिए इंतहाई जरूरी था, क्योंकि दाल में कुछ काला भी हो सकता था। डी कंपनी को छोड़ना इतना आसान नहीं था। एक तरफ कंपनी से मिलने वाली बेतहाशा अय्याशी की कुर्बानी और दूसरी जानिब कंपनी से गद्दारी की सजा सिर्फ मौत।
मशहूर था कि दाऊद इब्राहिम अपने गद्दार को दुनिया में कहीं भी नहीं छोड़ता। फिर ये तो मामला था भी छोटा राजन का, जो दाऊद इब्राहिम के बाद डी कंपनी का करता धरता था। यूं राजन का अचानक कार में भारतीय सिफारत खाने आना और खुद को सरेंडर करना सबको हैरत में डाल गया। राजन का इंटेलिजेंस वालों के हाथ आना जितनी बड़ी कामयाबी हो सकती थी, बसूरत दीगर उतनी ही बड़ी नाकामी भी हो सकती थी। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑपरेशनों में आधी कामयाबी सही बंदे तक पहुंचने और उसे सही तरह समझने में छुपी होती है। और कहा जाता है कि किसी गैंग को चलाने वाले शख्स को पहचानना सबसे मुश्किल काम है। रॉ के अफसर ने जब बगौर राजन का चेहरा पढ़ लिया तो उससे कई सवालात पूछने शुरू कर दिए। इंटेलिजेंस वाले सीधे साधे सवालात नहीं पूछा करते, बाज़ औक़ात तो उनके सवालात के जवाबात देते देते कोई शख्स खुद से भी धोखा खाने लगता है। बहरहाल जब रॉ के अफसर ने राजन से सवालात पूछ लिए और उसे पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि अब उसे राजन से मजीद कुछ नहीं पूछना, तो उसने राजन से कहा कि एक कमरे में उसका इंतजार करे। इसी असना में ऑफिसर दिल्ली में मौजूद अपने बॉस को फोन करने के लिए चला गया। छोटा राजन को भारतीय सिफारत खाने में अब तक कई घंटे हो चुके थे। सिफारत खाने में दाखिल होते वक्त राजन को सिक्योरिटी के मराहिल के सिलसिले में कुछ परेशानी उठाना पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से बाकी वक्त और रात आराम से गुजरी। राजन ने ड्यूटी ऑफिसर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम लेकर कहा कि वो उससे मिलना चाहता है। पूरी दुनिया में हर मुल्क के सिफारत खाने में कोई न कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क जरूर होता है। इस नेटवर्क में मौजूद अफसरान को उनके तजुर्बे, माजी के रिकॉर्ड और काबिलियत के एतबार से मुख्तलिफ ओहदों पर तयनात किया जाता है। ये अफसरान इस्तकबालिया पर बैठे शख्स से लेकर कल्चर अटैची तक हो सकते हैं, बल्कि कभी कभी तो उन्हें काउंसिल जनरल का ओहदा भी दे दिया जाता है। इन अफसरान को अपने मुल्क में मुतल्लिका इंटेलिजेंस बॉस को रिपोर्ट करना होती है। जब सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुतल्लिका रॉ अफसर को बताया कि छोटा राजन उससे मिलने के लिए बहुत बेताब है और सिफारत खाने के अहाते में मौजूद है, तो वो इंटेलिजेंस ऑफिसर आनन फानन राजन से मिलने के लिए सिफारत खाने की जानिब रवाना हो गया। राजन की मुलाकात इस अफसर से पहली मर्तबा किसी बहुत ही बाअसर शेख की जानिब से दी गई पार्टी के दौरान हुई थी। राजन ने इस अफसर से मुलाकात की और सारी कहानी अलिफ से ये तक इस अफसर को सुना दी। राजन ने इधर उधर की बातें करने की बजाय इस अफसर से साफ साफ बात की कि डी कंपनी से फरार हासिल करने के लिए वो दुबई से निकलना चाहता है और इस सिलसिले में उसे इस अफसर की मदद दरकार है। राजन ने वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो इंटेलिजेंस वालों को दुबई, भारत और पूरी दुनिया में मौजूद दाऊद इब्राहिम की कानूनी और गैर कानूनी जायदाद और उसके ऑपरेशन से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम कर देगा। रॉ का अफसर 1 घंटे तक राजन से बातचीत करता रहा। वो राजन के खरे होने का यकीन करना चाहता था। फिर उसने राजन से कहा कि उसे इस मकसद के लिए दिल्ली में मौजूद अपने बॉस से मंजूरी लेनी होगी। बिलाखिर ये बात भारत पहुंचाई गई और वजारत दाखिला में आला सतह पर एक हलचल सी मच गई। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स रात गए तक इस मसले पर बहस करते रहे। फोन पर इन अफसरान की बहस को अब तक 3 घंटे गुजर चुके थे। रात बीत चुकी थी और अलसुब का वक्त हो चुका था। राजन का यूं बजाते खुद इंटेलिजेंस वालों के पास आना एक गैर मामूली वाकया था। भारतीय इंटेलिजेंस की दाऊद इब्राहिम पर हाथ डालने की तमाम कोशिशें रायगां गई थी और पहली मर्तबा एक ठोस बुनियाद उनके हाथ आई थी। बिलाखिर भारतीय हुकूमत ने फैसला कर लिया कि राजन को भारत आने के लिए हर किस्म की मदद फराहम की जाए। इस मसले पर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी गई और राजन को दुबई से निकालने की तमाम कागजी कार्रवाई आनन फानन मुकम्मल कर ली गई। इस फैसले के बारे में जब राजन को इल्म हुआ तो उसे इत्मीनान हुआ। राजन ने इंटेलिजेंस वालों से कहा कि जाने से पहले वो घर जाना चाहता है ताकि जरूरी चीजें वहां से ले ले। इजाजत मिलते ही वो दोबारा अपनी कार में बैठा और घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने तमाम जरूरी कागजात, अकाउंट्स की तफसीलात और दुबई से बाहर मौजूद तमाम राब्ता नंबरों की तफसीलात अपने पास रखी। ये तमाम मवाद हासिल करने में उसे चंद घंटे सर्फ हो गए और उसके बाद राजन का जहाज परवाज करता हुआ दुबई की सरहद को पार कर गया। राजन का पहला स्टॉप खटमंडू था, जहां उसे चंद दीगर भारतीय अफसरान और अहलकारों से मुलाकात करनी पड़ी। वहां उसकी शनाख्त बदल दी गई और उसे बताया गया कि उसे मलेशिया के शहर कुआलालंपुर के लिए रवाना किया जा रहा है। राजन एक अच्छा खासा सेहतमंद इंसान था, इसीलिए वो किसी भी आबो हवा में खुद को ढाल लेता था। इसके अलावा भारतीय एजेंसियों ने कुआलालंपुर में छोटा राजन को सेट करने के तमाम इंतजामात भी कर रखे थे। अब छोटा राजन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, दाऊद इब्राहिम और उसकी सल्तनत की तबाही। व्हाइट हाउस में तमाम लड़कों को बुलाकर उन्हें डांट पिलाने के बाद दाऊद इब्राहिम मुतमईन हो गया था कि उनके लिए इतना ही काफी है, लेकिन ये दाऊद इब्राहिम की गलत फहमी थी। छोटा शकील और छोटा राजन के माबैन पड़ने वाली दरारें बहुत वसी हो चुकी थी, जिसका नतीजा बिलाखिर छोटा राजन के फरार के नतीजे में सामने आया।
जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।